नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज खबरदार के एक बड़े हिस्से में हमारा फोकस गांव के हालात पर रहेगा। ग्रामीण भारत में कोरोना तेजी से फैल रहा है। वहां हेल्थ सिस्टम या तो नाम मात्र का है या फिर है ही नहीं, और ग्रामीण लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता की भी कमी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गांवों में कोरोना फैलने को लेकर चिंता जताई है। ऐसे में आज कोरोना के ग्रामीण संक्रमण का विश्लेषण करेंगे। आज तक की टीम देश के अलग अलग राज्यों के ग्रामीण इलाकों में जाकर रिपोर्टिंग कर रही है। हम उन गांवों को स्कैन कर रहे हैं जहां बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है या संक्रमण तेजी से बढ़ा है। आपको गांव की पूरी पिक्चर समझनी चाहिए। भारत सहित दुनिया के ज्यादातर देश कोरोना संक्रमण से लड़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका में पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुके लोगों के लिए अब मास्क पहनना या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी नहीं है। इस फैसले में कुछ जगहों को लेकर शर्तें भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर अमेरिकी लोगों के लिए यह फैसला राहत भरा है। अमेरिका में मास्क उतारने का कॉन्फिडेंस कहां से आया और बाकी देश इससे क्या सीख सकते हैं, ये बताएंगे। हर रोज अच्छी और चिंताजनक खबरों के बीच मुकाबला चल रहा है। हर रोज हम थोड़ी उम्मीद और थोड़ी निराशा के बीच झूल रहे हैं। आपको कुछ अच्छी, कुछ चिंताजनक खबरें और ट्रेंड्स शुरू में ही बता देते हैं। वैक्सीनेशन का टारगेट अभी भारत की कोशिशों की पहुंच से दूर है, लेकिन भारत सरकार ने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही है और भारत की तीसरी वैक्सीन उम्मीद की रोशनी दिखा रही है। डॉक्टर रेड्डी लैब्स ने देश में रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी की डिलीवरी आज से शुरू कर दी। हालांकि यह बाजार में अगले हफ्ते से मिलेगी। डॉक्टर रेड्डीज के अनुसार वो अभी 948 रुपए प्रति डोज की दर से इस वैक्सीन का आयात कर रहे हैं। इस पर 5% की दर से जीएसटी वसूला जा रहा है। इसके बाद वैक्सीन की कीमत 995 रुपए 40 पैसे प्रति डोज है। रूस की ही सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट भी भारत में जल्द आ सकती है। ये बात रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के सीईओ ने आज कही है। भारत में 3,43,000 से ज्यादा केस आए हैं और 4,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। संक्रमण की स्पीड और आर वैल्यू कम होने के दावों के बीच मौतों का आंकड़ा जस का तस है और ये चिंता की बात है। हालांकि पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है, यानी दूसरी लहर अभी गई नहीं है। खतरा बरकरार है, लेकिन यह भी सच है कि लहर धीरे धीरे शांत होने की तरफ बढ़ेगी। लेकिन हम शुरुआत करते हैं कोरोना की दूसरी लहर के दौरान शहर नहीं, गांव किस तरीके से कोरोना का संक्रमण तेजी से देख रहे हैं इस खबर से। कम 10 राज्यों के ग्रामीण इलाकों में संक्रमण सुपर फास्ट हो गया है। यह गंभीर खतरा है। सबसे बड़ी चुनौती है गांव में बढ़ते संक्रमण को ट्रेस करना, क्योंकि कोरोना के लक्षणों को लेकर लोगों में जागरूकता की कमी है, वहां टेस्टिंग की कमी है और संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। आज तक के संवाददाता देश के ग्रामीण इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और इन रिपोर्ट्स को एक साथ जोड़कर हमने कोरोना की राष्ट्रव्यापी ग्रामीण रिपोर्ट बनाई है। इसे देखिए। इसके बाद मैं खुद आपको एक गांव के अंदर लेकर चलूंगी और हम उस गांव को ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टेक्नोलॉजी के लेंस से देखेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। पिछले साल जब कोरोना वायरस की पहली लहर ने तबाही मचाई तो शहरों में कोहराम ज्यादा दिखा, लेकिन दूसरी लहर में वायरस गांवों में सिर उठा रहा है। बड़ी ग्रामीण आबादी अदृश्य दुश्मन की चपेट में आ गई है। अप्रैल में राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा था कि अब की बार कोरोना तूफान बनकर आया, लेकिन आज उनकी बातों में गांव की चिंता और चेतावनी थी। ये संक्रमण अभी गांव में भी तेजी से पहुंच रहा है। देश की हर सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसमें गांव के लोगों की जागरूकता, हमारी पंचायती राज से जुड़े जो भी व्यवस्थाएं हैं, उनका सहयोग, उनकी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। मास्क लगातार पहनना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री का बयान बड़े संकट की तरफ इशारा करता है। ग्राउंड रियलिटी समझने के लिए आज तक की टीम कई ग्रामीण इलाकों में पहुंची और देखा कि गांव में कोरोना संक्रमण के हालात क्या हैं। क्या ग्रामीण इलाके वायरस के चपेट में आ चुके हैं? यूपी की राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज इलाके में कोरोना दहशत बनकर फैल गया है। लोगों की मौत हो रही है। व्यवस्था और स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
एक तरफ सरकार का दावा है कि गांव में सैनिटाइजेशन होता है, लोगों को जांच मिल रही है, उसको लेकर के निगरानी समितियां काम कर रही हैं, लेकिन पास के इलाकों में कुछ ऐसे गांव में ऐसे परिवार भी हैं जहां लोगों ने बिना ऑक्सीजन, बिना किसी मदद के दम तोड़ दिया और आज ये परिवार रोते बिलखते उनके इंतजार में है। हालांकि आज तक के कैमरे के सामने प्रशासन सैनिटाइजेशन करता दिखा, लेकिन अफसरों के जाते ही कलई खुल गई। गांव वालों का आरोप है कि कोई सरकारी बाबू झांकने नहीं आता। क्या कोई जांच वगैरह, कोई सैनिटाइजेशन सरकार की तरफ से हुआ है? अभी तो नहीं हुआ फिलहाल, और ना ही कोई यहाँ भी कोई जानकारी ऐसी आई है कि हमारे गांव में सैनिटाइजरिंग और वैक्सीनेशन इन सब चीज़ों का भी कोई यहाँ दौरा नहीं हुआ किसी भी अधिकारी। नहीं, कोई नहीं आता है, ऐसा कोई माहौल नहीं है, ना ही कोई आता है। आज तक की टीम बागपत के सबसे ज्यादा आबादी वाले गांव में से एक ढिकौली पहुंची। गांव वालों का दावा है कि अप्रैल महीने से लेकर अब तक गांव में बुखार से तकरीबन 20 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन के तमाम दावे खोखले साबित हुए हैं। आप ये जो खंडहर नुमा बिल्डिंग देख रहे हैं, दरअसल सरकारी दस्तावेजों में ये एक अस्पताल है। इस वक्त मैं बागपत के डिकोली गांव में मौजूद हूं और इस डिकोली गांव की आबादी 28,000 के लगभग है। गांव में आए दिन कोरोना से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन 20 सालों से आसपास के गांवों में यही एकमात्र सरकारी अस्पताल था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। इन गांव में कोई भी सरकारी अस्पताल का, किसी सरकारी डॉक्टर का कोई प्रावधान नहीं है। इन गांव में 16-17 अप्रैल से लगाकर आज तक जो है 20 आदमियों की डेथ हो चुकी है, जवान भी, बूढ़े भी, महिलाएं भी कोरोना से। पठानकोट के ग्रामीण इलाकों में 2 हफ्ते के अंदर 24 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के शिकार हो गए। राजस्थान के धौलपुर जिले में 3 गांवों में 25 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। जोधपुर के बालरवा गांव में 1 महीने में 13 कोरोना संक्रमितों की मौत का दावा किया जा रहा है। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इस समय 10 ऐसे राज्य हैं जहां शहरों से संक्रमण गांवों में फैल रहा है। इसमें राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ प्रमुख हैं। राजस्थान के सीकर जिले के चाचीवाद गांव में 1800 लोग रहते हैं, पर 15 दिनों में 13 मौतें हो चुकी हैं। पास के दांतरू पंचायत में 6 गांव हैं, जिनकी आबादी करीब 6000 है। यहां पर अब तक 30 मौतें हो चुकी हैं। अस्पताल में न डॉक्टर हैं, न दवाई, न ऑक्सीजन और न ही एम्बुलेंस। बस बुखार खांसी के बाद सांसें उखड़ती हैं और लोग दम तोड़ देते हैं। हालत ऐसी है कि राजस्थान के गांवों में 26% कोरोना फैल चुका है। डॉक्टर ने पहले दूरी से बोल दिया कि बाहर ले जाओ, यहाँ मत बैठ, नहीं तो अंदर मत लाओ, अंदर में लाओ। तो मैं बाहर से ले गया तो डॉक्टर खुद तो उठ के पीछे भाग गए और वहाँ से दूसरा कोई वो नर्स वगैरह है तो उनको भेजा। वो आके बाहर आके हमारे को बोला कि आप शहर ले जाओ इसको। हम फतेहपुर गए, वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह लगाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो शिक्कर रेफर कर दिया और शिक्कर में जाकर के वहाँ फिर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चालू किया, इतने में खत्म हो गया। मतलब इस चाचीवाद बड़ा गांव में 13 लोगों की मौत 15 दिनों में हो चुकी है और शायद ही कोई घर है जहां पर लोग खांसी बुखार से ग्रसित नहीं है। इसके बावजूद देख सकते हैं आपकी उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ है और कल नोटिस बोर्ड पर लिख कर गए हैं यहाँ काम करने वाले एएनएम कि वो गांव में सर्वे करने जा रहे हैं, उसके बाद दोबारा नहीं लौटी। गांव वालों का कहना है कि 1 घंटे भी यहाँ पर कोई नहीं रहता है। समझना मुश्किल नहीं कि ग्रामीण इलाके में कोरोना तेजी से फैल रहा है और इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहला, गांव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की हालत बदतर। दूसरी वजह, गांव में कोरोना टेस्टिंग लगभग ना के बराबर। और तीसरी वजह, लोगों का जागरूक न होना, कोरोना को लेकर लापरवाही है। कोई नहीं जानता कि ग्रामीण इलाकों में अब तक कोरोना ने कितनों को निगल लिया। गंगा नदी में तैरती लाशों ने माहौल को और डरावना बना दिया। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर हो या बिहार का बक्सर, पिछले 3-4 दिनों से तैरती लाशों के चलते खौफ का माहौल है। आज तक की टीम ने वो मंजर अपनी आंखों से देखा है। यकीन मानिए कोई भी रिपोर्टर आपको ऐसी तस्वीरें कभी भी नहीं दिखाना चाहेगा, लेकिन तबाही के साथ साथ गंगा पर शवों को तैरते हुए जो तस्वीरें आपने देखी हैं वो इस त्रासदी की एक ट्रेलर है। मैं गाजीपुर से बक्सर बिहार की ओर चल रहा हूं इस नाव पर और गंगा किनारे शव जो हैं वो आप
गिन नहीं सकते, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों की त्रासदी सरकारी कागजों पर दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन असल में इसकी चोट बहुत गहरी होती है। कोरोना वायरस गांव में तेजी से फैल रहा है। अभी भी वक्त है सही फैसले और जागरूकता से लोगों की जिंदगी उजड़ने से बचाई जा सकती है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना को हराने के लिए बड़े स्तर पर कैंप लगाने होंगे ताकि लोगों की जान बच सके। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, बागपत से अरविंद ओझा, सीकर से शरद कुमार और गाजीपुर से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। ऐसा माना जाता है कि गांव में शुद्धता है, खुली आबो हवा है, खान पान में मिलावट नहीं है, ग्रामीण लोगों की प्रतिरोधक क्षमता इसीलिए शहर के लोगों से ज्यादा है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में यह भ्रम टूट रहा है। गांव के इलाकों में लोगों की संदिग्ध मौत हो रही है। बात करने पर पता चलता है कि उन्हें वो सभी लक्षण थे जो कोरोना मरीजों को होते हैं। ग्रामीण इलाकों में अभी कोरोना मरीजों की टेस्टिंग लगभग न के बराबर है। ऐसे में बड़ा कंफ्यूजन है। आज ये भी समझना होगा कि अगर किसी गांव के अंदर कोरोना की एंट्री हो जाती है तो फिर ट्रैकिंग, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टेक्नोलॉजी वाले 5T फॉर्मूले की जमीनी स्थिति क्या होती है। इसीलिए मैंने खुद एक ऐसे गांव में जाकर रिपोर्टिंग की जहां लगभग 15 दिनों में 30 से 35 लोगों की मौत की खबर आई। क्या हुआ था? उन्हें फीवर आया था कुछ टाइम पहले। सीने में दर्द बता रहे थे। एक्सरे ने बोला कि इनके मतलब कि पसलियों में मलगम जमा हुआ है। उन्हें ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, एकदम ऑक्सीजन लेवल जो घटता चला गया। किसी डॉक्टर ने कहा कि कोरोना का भी टेस्ट कराइए कि नहीं? नहीं, किसी ने नहीं। जिस लहर में महानगरों की सुविधाएं भी कम पड़ रही हो, उस दौर में गांवों की मजबूरियां डराती, चिंता में डालती। देश की राजधानी दिल्ली से केवल 80 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के हापुड़ के असौड़ा अस्पताल की सूरत दंग करने वाली। मुख्य द्वार पर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है 15 बेड का अस्पताल, लेकिन यहां लटका है ताला। अस्पताल की दीवार पर यह सूचना चिपकी हुई, केवल आपातकालीन सेवा के लिए संपर्क करें। लेकिन संपर्क करें तो किससे करें? कोविड की वजह से बंद कर दिया गया। कोविड की वजह से मैं कह सकता हूं कि जब कोविड में जब सबसे ज्यादा जरूरत है हॉस्पिटल की, तब इसमें ताला लगा हुआ है। कोई नहीं है। मैं सुबह भी आया था, सुबह बताया गया केवल चौकीदार था, यहाँ एक व्यक्ति और था। मैंने कि भैया कहाँ हैं ये? उन्होंने बताया कि साहब एक डॉक्टर साहब तो रिटायर हो गए हैं और दूसरी मैडम जो डॉक्टर हैं इंचार्ज वो अभी आई नहीं है। ये हापुड़ में हम ग्राम असौड़ा में इस समय मौजूद हैं, जहाँ की आबादी कुल लगभग 30,000 बताई जाती है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक आंगनबाड़ी केंद्र और यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर ये 15 बेडेड आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, लेकिन यहाँ पर भी कोई नहीं है। दोपहर का समय है, खुलने का ये समय भी नहीं है, लेकिन जिस तरह की आपदा है उसके बीच लोगों को आवश्यकता होती है और लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर पड़ताल करने का प्रयास किया और खिड़कियों से भी जो हम देख रहे हैं 15 बेड्स के नाम पर हमें 2 बेड मुश्किल से नजर आए हैं और बाकी सब सिर्फ मलबा ही आप समझ लीजिए जो कि नजर आ रहा है। अगर कोरोना की दहशत पहले पहुंचती है और वायरस की एंट्री बाद में होती है तो संभलने का मौका मिल जाता है, लेकिन इस इलाके में कोई समझ ही नहीं पाया और गांव में अब तक 30 से 35 लोगों की जान चली गई। हमारे गांव के शमशान है, उसमें 6 बना रखे हैं। उसमें 6 की 6 इतनी फुल चलती हैं कि उसकी साइड में लगा के नीचे भी लगाया फूकने के लिए, नीचे भी रखा है। जगह नहीं पूरी पड़ रही है। दूसरे मतलब लाश को ले जा रहे हैं, मतलब राख वाख साफ कर रहे हैं, जब जाके मतलब फूंक रहे हैं। इतनी जगह भी नहीं है वहाँ पर। मौतें हो रही हैं इस संख्या में। करीब 30 से 35 के बीच में मौत हो चुकी है असौड़ में पिछले 15-20 दिन में। अच्छा। जब से ये इलेक्शन वगैरह शुरू हुआ है। और इतनी कम आबादी में सामान्य नहीं है ये सामान्य नहीं है इस आबादी में, क्योंकि एक घर से 2-2, 3-3 की भी डेथ हुई है। अभी हमारे एक दलित मोहल्ला है, पीर वाला मोहल्ला उसको बोलते हैं, हुकम सिंह नाम के मिस्त्री थे, उनके बेटे की डेथ हुई है। यहाँ चंडी मोहल्ला है, उसमें एक ससुर और उसके पुत्र वधू की डेथ हुई है। घर पर ही हुई है? घर पर ही डेथ हुई है। 1-2 हॉस्पिटल में गए हैं 2-4 लोग, लेकिन मोस्टली मौतें घर पर ही हुई है। आज देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो ताले पड़े हुए हैं वो सिर्फ एक
जगह की आपको हकीकत नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये ताले गांव में फैलते, गांव में पैर पसारते कोरोना की उस आशंका पर एक बहुत बड़ा ताला है जिसे जल्दी खोलना होगा सरकारों को अगर स्थिति को नियंत्रण में करना है। ऐसे हालात में टेस्टिंग की सुविधा की तो बात ही छोड़ दीजिए, कुछ ऐसे भी हैं जो जागरूक नहीं हैं, जो जागरूक हैं, टेस्ट कराना चाहते हैं, वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, वो भी लाचार है। टेस्टिंग की व्यवस्था यहाँ पर है उपलब्ध? जी बिल्कुल नहीं है। तो किसी को अगर सिम्टम ऐसा लगता है तो वो टेस्ट कराने जाते हैं या लोग अपना घर में ही उपचार कर रहे हैं? पहले तो जैसे यहाँ अनएजुकेटेड लोग हैं तो पहले ही लोग डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि वहाँ जाके बैठा लेंगे तो मैं घर नहीं भेजेंगे, ये करेंगे वो। जो कोशिश करते भी कि टेस्टिंग कराएं, उनको शहर जाना होता है, डिस्ट्रिक्ट में जो टेस्टिंग सेंटर है या प्राइवेट जो लैब्स हैं उनमें जाके उनको टेस्टिंग करवानी पड़ती है और टेस्टिंग में आने में टाइम लगता है। इतने गांव में तो फैलते ही है। आपको ये डर है कि हो सकता है गांव में कोरोना फैल रहा हो और किसी को पता ही नहीं है? नहीं, कोरोना फैल रहा है लेकिन टेस्टिंग नहीं हो रही टाइम से। हाँ। टेस्टिंग ना होने के कारण भी लोगों को जागरूक नहीं है, पता नहीं है। आमतौर से सब में घुल मिल रहे हैं, किसी को नहीं मालूम कोरोना है लेकिन उनको है कोरोना। आमतौर पर मौतों के मामले में सरकार ये कहकर पल्ला झाड़ लेती है कि मौत कोरोना से नहीं हुई, लेकिन यह आंकड़ा कहीं से भी सामान्य नहीं है। इसीलिए हम उन घरों तक भी पहुंचे जिन्होंने अपनों को खोया था। इस घर ने हफ्ते भर में 2 मौतें देखी। उनके सीने में दर्द था बस। कोविड टेस्ट किया था? हाँ जी, वो पॉजिटिव निकला था तो हमने सरस्वती में भर्ती करवा दिया था उन्हें बस। और कोई कुछ परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हाँ जी। डेथ हुई आपके घर में? हाँ जी, पापा जी की थी। हम कभी कोरोना से? वो तो मुझे पता नहीं है मगर वे मेरे साथ नहीं थे। हाँ जी, मैं सिर्फ अपने हस्बैंड को लेके गई थी। घर पे सब स्वस्थ हैं? आप लोग ठीक हैं? बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। कोई पूछने आया स्वास्थ्य विभाग से कि तबीयत कैसी? नहीं, ऐसा कोई नहीं आया पूछने के लिए। इसी गली में 10 कदम की दूरी पर वो दूसरा घर है जहां एक महिला की मौत इसी दौरान हुई। कोरोना पॉजिटिव थी, रिपोर्ट आ गया था? नहीं, कोरोना की रिपोर्ट नहीं। क्या हुआ था उनको? उन्हें ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, एकदम ऑक्सीजन लेवल जो घटता चला गया। जिस हॉस्पिटल में है उसमें नाइट दर्द है, यहाँ तो यह एडमिट वो नहीं है, क्या नाम हाउसफुल चल रहा है, क्या नाम है बेड खाली नहीं है। इलाके में अधिकतर जिन घरों में मौतें हुई हैं वहाँ पर ताले भी हमें नजर आए हैं, यहाँ पर भी हुई है? हाँ, 1-2 मौत हुई है। हाँ। जिसमें लेकिन यह है कि कुछ अपनी बीमारी में मरे हैं, कुछ हॉस्पिटल जाके भी मरे हैं। अच्छा। हाँ, एक इसरार भाई थे हमारे 42 साल के। हाँ। उनकी मौत हुई है। हाँ। हॉस्पिटल से ही आए थे वो भी वापस। क्या हुआ था वो पता चला? उनको ये था बुखार ही बना था उनको और फिर 1-2 रोज में उनकी डेथ हो गई। क्या ये नॉर्मल है? नॉर्मल दिनों में होती है इतनी मौतें एक ही इलाके में? नहीं, वैसे जितनी मौतें हो रही हैं वैसे तो लग रहा है कि इतनी अब से पहले तो कभी नहीं हुई। अब कुछ ज़्यादा लग रहा है, कुछ बीमारी से बताया नहीं, कुछ बीमार तो हैं ही लेकिन शायद कुछ कोविड-19 का भी असर है। आपको लगता है यहाँ पे टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का होना चाहिए व्यवस्था? होना चाहिए लेकिन कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो क्या कोरोना के तमाम लक्षणों के बावजूद सही समय पर मरीजों की पहचान नहीं हो पा रही? क्या जागरूकता की कमी के कारण लोग लाचार हो रहे हैं? आपके पिताजी की मौत कब हुई? 6 तारीख। 6 तारीख। हाँ। क्या हुआ था उनको? उन्हें फीवर आया था कुछ टाइम पहले, तो 2-4 दिन फीवर रहा, फीवर तो ठीक हो गया था। उसके बाद मतलब उन्होंने खाना छोड़ दिया तो हमने ब्लड वगैरह टेस्ट कराए उनके। कहीं किसी डॉक्टर ने कहा कि कोरोना का भी टेस्ट कराइए कि नहीं? नहीं, किसी ने नहीं कहा। गांव वाले कहते हैं उत्तर प्रदेश में अगर पंचायत चुनाव न होता तो संक्रमण इतनी तेजी से न फैलता। कोविड फैलने का तो पंचायत का चुनाव 100% पंचायत का चुनाव है। क्योंकि दूर दराज के गांवों से जो संपर्क रहा है शहर से, दूर दराज के गांवों से इलेक्शन की वजह से जो लोग गांव में आए हैं वो शहर से गांव में ले गए इस बीमारी को, कोविड को। घर घर जाना था, घर चूंकि एक को अगर हो गया तो कैरियर का काम करा उसने, तो जिन्हें कितनों को बांटा है। ये हुआ पड़ोस में 2 भी गाँव है, वो 23 पर डे डेथ हो रही है। वो महामारी जिसने शहरों के स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया हो, उसके सामने गांव के अस्पताल और उनकी आधी अधूरी सेवाएं कैसे टिक पाएंगी और कैसे इस महामारी को झेल पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। यही होता है कि अगर मौतों का कोई आधिकारिक उसकी वजह न दी जा सके तो बहुत आसानी हो जाती है सरकारों के लिए ये कहना
कि इनका कोरोना से लेना देना नहीं है, पर जब तक जांच नहीं होगी तब तक कैसे किसी बात को दावे से कहा जा सकता है। इसीलिए कम से कम एहतियात के लिए ही सही, क्या इन सारे इलाकों में वो व्यवस्था नहीं पहुंचनी चाहिए? कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, हापुड़, आज तक। पूरे देश में 6 लाख से ज्यादा गांव हैं। इन गांवों में देश की 65% आबादी बसती है। आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको हालात का अंदाजा होगा। 718 जिलों में 528 जिले ऐसे हैं जिनमें कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पॉजिटिविटी रेट करीब 10% से अधिक है। 300 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 20% से अधिक है। देश के ग्रामीण जिलों में से 60% ऐसे हो सकते हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा हो। हर 10 कोरोना केस में से 3 केस अब ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं। कोरोना में सावधानी ही बचाव है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में लोगों में कोरोना को लेकर जानकारी और जागरूकता की कमी है। बुखार आने पर लोग गंभीर नहीं हो रहे, सर्दी जुकाम को मामूली बात मानते हैं। कोरोना के लक्षण और सामान्य वायरल बुखार में अंतर नहीं कर पाते। ग्रामीण इलाकों में ऑक्सीजन मापने वाला ऑक्सीमीटर नहीं होता सबके पास। अस्पतालों की हालत जर्जर है। ये सभी जिम्मेदार हैं ग्रामीण इलाकों में कोरोना की टेस्टिंग पर भी गंभीर सवाल है। किसी मरीज को कोरोना के लक्षण होते भी हैं तो नजरअंदाज करने से बीमारी फैलती है। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि उन्हें कोरोना है। यही वजह है कि ग्रामीण भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों का कोरोना संक्रमण के मामले में अमेरिका अभी भी नंबर 1 है। वहां सक्रिय केस भारत के मुकाबले लगभग 1.25 गुना ज्यादा है। लेकिन अमेरिका ने मास्क से मुक्ति का ऐलान कर दिया है। अमेरिका मास्क पहनने से छूट देने की ये रियायत दे सका है क्योंकि उसने अपनी 60% आबादी को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज दे दी है। जिन लोगों को वैक्सीन लग गई है वो अब सामान्य जीवन जी सकते हैं। Just a few hours ago, the Center for Disease Control and Prevention, and CDC, announced that they are no longer recommending that fully vaccinated people need wear masks. 2020 में जिस अमेरिका में कोरोना की मार दुनिया की सबसे बड़ी खबर बनी थी, वो अमेरिका अब टीका लगवा चुके लोगों के लिए मास्क से मुक्ति की घोषणा कर रहा है। The CDC is saying they have concluded that fully vaccinated people are at a very, very low risk of getting COVID-19. Therefore, if you've been fully vaccinated, you no longer need to wear a mask. अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने मास्क से मुक्ति का ऐलान वैक्सीन के असर पर सामने आए आंकड़ों के 2 हफ्ते बाद किया है। If you are fully vaccinated, you can start doing the things that you had stopped doing because of the pandemic. Based on the continuing downward trajectory of cases, the scientific data on the performance of our vaccines, and our understanding of how the virus spreads, that moment has come for those who are fully vaccinated. कोरोना में अमेरिका के हालात बेहद तेजी से बदले क्योंकि अमेरिका ने वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर अंजाम दिया। बीते 4 महीनों में अमेरिका 5.5 से बढ़ाकर 60% आबादी को कम से कम 1 वैक्सीन डोज लगा चुका है। अमेरिका में 114 दिनों में 25 करोड़ वैक्सीन डोज दी गई। अभी भी अमेरिका में एक बड़ी आबादी है जिसे वैक्सीन लगनी बाकी है, इसीलिए मास्क की पाबंदी उनके लिए जारी रहेगी। If you've not been vaccinated, or if you're getting a 2-shot vaccine, and you've not gotten you only had your first shot, but not your second, or you haven't waited the full 2 weeks after your second shot, you still need to wear a mask. अमेरिका को अभी वैक्सीन का अपना अभियान जारी रखना है, लेकिन उसकी अभी तक की उपलब्धि का नतीजा ये हुआ है कि अमेरिका के 50 राज्यों में से 49 में कोरोना के केस घट गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अप्रैल 2020 के मुकाबले अस्पतालों में अभी सबसे कम मरीज हैं। मौतों में 80% की कमी आ गई है और ये भी अप्रैल 2020 से सबसे कम स्तर पर है। अमेरिका के उलट भारत की तस्वीर एकदम उल्टी है। भारत में 118 दिनों में तकरीबन 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन डोज लगी है, जिनमें सिर्फ 4 करोड़ ही ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज लग चुकी है। आज तक ब्यूरो।
भारत में वैक्सीन संकट बहुत बड़ा है। भारत की आबादी के हिसाब से भारत में वैक्सीन उपलब्ध ही नहीं है। भारत ने कल जो वैक्सीन उपलब्धता का प्लान सामने रखा है उसके अनुसार 216 करोड़ डोज वैक्सीन अगस्त से दिसंबर के बीच मौजूद हो पाएंगी। यानी सरकार ने भी एक तरह से साफ कर दिया है कि इस साल के अंत तक ही पूरी वयस्क आबादी के वैक्सीनेशन का सपना पूरा हो पाएगा। भारत में वैक्सीन के इस संकट के बीच आज रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली डोज लग गई। हालांकि वैक्सीन की बाजार में उपलब्धता अगले हफ्ते ही होगी। भारत में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की पहली डोज लगवाने वाले ये हैं डॉक्टर दीपक सापरा, जो स्पुतनिक वी के इंडियन पार्टनर डॉक्टर रेड्डीज लैब के बड़े अधिकारी हैं। सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कसौली से क्लियरेंस मिलने के बाद डॉक्टर रेड्डीज ने हैदराबाद में स्पुतनिक वी का भारत में सॉफ्ट लॉन्च कर दिया है और अब अगले हफ्ते से भारत के बाजारों में इसकी पहुंच हो जाएगी। दीपक सापरा जी, ये पूछना चाहूंगी कि गुड न्यूज आया है, स्पुतनिक वी इंडिया में आ चुका है, लेकिन सवाल ये है कि इंडियंस को इस वैक्सीन में एक्सेस कब मिलेगा, वो कब इस वैक्सीन को यूज कर सकते हैं और कैसे यूज करेंगे? स्नेहा, ये स्पुतनिक वैक्सीन का पहला कंसाइनमेंट मई के महीने में आ गया है और इसको आज एडमिनिस्टर किया गया है कुछ लोगों को। पहले कुछ भारतीयों को स्पुतनिक वी एडमिनिस्टर कर दिया गया है आज। ये वैक्सीन अभी 1.5 लाख की क्वांटिटी में आया था। शुरू में जो आया है 1.5 लाख की क्वांटिटी है। ये एक पायलट क्वांटिटी है, ट्रायल क्वांटिटी जिसे हम कहते हैं, जिसको लेके हम अपनी सप्लाई चेन, अपनी कोल्ड चेन पूरी तरह से तैयार है कि नहीं देश भर में, हम उसका जायजा ले रहे हैं। ये करने के बाद अगले कुछ हफ्तों में और क्वांटिटीज आने वाली हैं। ये रशिया से और क्वांटिटीज आएंगी मई के महीने में, जून के महीने में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिडिल ऑफ जून तक, जून के दूसरे तीसरे हफ्ते तक ये काफ़ी मात्रा में भारत में उपलब्ध होगी, जिसके फलस्वरूप हम इसे भारत में कई जगह लेके जा सकते हैं और इसको लॉन्च कर सकते हैं। एक चीज़ ज़रूरी है यहाँ पे समझनी कि स्पुतनिक वी एक कोल्ड स्टोरेज प्रोडक्ट है। ये -18 डिग्री पे स्टोर किया जाता है और -18 डिग्री पे ही इसका ट्रांसपोर्टेशन भी किया जाता है। इस कारण से जहाँ जहाँ -18 डिग्री की कोल्ड चेन स्टोरेज हम एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं अपने पार्टनर्स के साथ, जैसे हॉस्पिटल, बाकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, उनके साथ जहाँ जहाँ ये एस्टैब्लिश हो रहा है वहाँ पे ये पहले लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद साथ ही साथ हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि इसे बाकी जगह लेके जाएं और उसे अगले कुछ हफ्तों में ले जाया जाएगा। मतलब सीधे तरीके से इस समय कुछ दिनों बाद ये केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही पाई जाएगी, इसके जो डोजेज हैं, और कुछ हफ्तों बाद ये सरकारी वैक्सीनेशन साइट्स में पाए जाएंगे? जी बिल्कुल, हमारा उद्देश्य ये है कि ये हर जगह पाई जाए। इसके लिए शुरू में कुछ वैक्सीन की मात्रा रूस से इंपोर्ट की जा रही है। साथ ही साथ भारत में इसे बनाने के लिए, भारत में इसका निर्माण करने के लिए पूरे प्रयत्न जारी हैं। स्पुतनिक वी का भारत में आना भारत की वैक्सीन रेस का हिस्सा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच भारत में इसकी मंजूरी मिल सकी, लेकिन अब स्पुतनिक वी से भारत में वैक्सीनेशन वाली जंग में एक बड़ी उम्मीद की जा रही है। Today is a historical day for both India and Russia. And Russia is standing together with India in this fight for COVID. We're increasing shipments of Sputnik V to India. We're increasing production of Sputnik V in India. भारत वैक्सीन की रेस में पिछड़ गया। बीते 7 दिनों में भारत में वैक्सीनेशन का औसत रोजाना 20 लाख डोज के आसपास है, जो भारत में वैक्सीनेशन की चींटी की रफ्तार कही जाएगी। भारत की चुनौती भारत की बड़ी आबादी हो सकती है, लेकिन विपक्ष के मुताबिक वैक्सीनेशन में भारत का पीछे रहना सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। वैसे तो सरकार ने वैक्सीन हासिल करने के लिए बीते कुछ दिनों में कुछ बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन इस साल तक वयस्क आबादी को टीका लग पाएगा, इसमें संदेह है। ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान में वैक्सीन की शॉर्टेज है। देखिए, दिल्ली की अगर बात करें तो कई सारे सेंटर बंद करने पड़ गए हैं, तो लोगों के जहन में ये सवाल है कि कहीं ये जो अंतराल बढ़ाया गया है उसका कारण ये तो नहीं कि हिंदुस्तान में वैक्सीन नहीं है। ये मैं बार बार सुन रहा हूँ। अगर आप ध्यान से सोचें, अभी तक हमने 19 करोड़ डोजेस दिए हैं, जिसमें से लगभग 2 करोड़ को 2 डोजेस मिली हैं, बाकी 17 करोड़ लोगों को। महीने में जो सिंगल डोज वाले हैं जिनको कोविशील्ड मिलती है, करीब 6-6.5 करोड़ डोजेस का है। तो जिनको भी मैं दे रहा हूँ उसको दूसरी डोज तो देनी पड़ेगी।
मैंने खाली 1 महीना डिले करने वाली बात करी, तो इतने बड़े देश के लिए 6 करोड़ डोज या 60 मिलियन डोजेस कोई खास मायने नहीं रखती हैं। इससे कोई बहुत बड़ा हमें असर नहीं पड़ेगा। हमारी जो वैक्सीन की कमी है उसमें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर हमें मान लीजिए 100 करोड़ का या 50 करोड़ का या 30 करोड़ का फ़र्क पड़ता तो मानने की बात थी। लेकिन अभी जो स्थिति है, हमारी जो जनसंख्या है, उसके हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारे आम जनता को जो भी वैक्सीन दिया जाए उसका सर्वश्रेष्ठ फ़ायदा पहुंचना चाहिए। जो प्रतिरोधक क्षमता है वो सर्वश्रेष्ठ पैदा होना चाहिए, और वही मुख्य कारण रहा है इस निर्णय को लेने के लिए। वैक्सीन बचाने के लिए हमारे पास इन छोटी मात्रा का कोई विशेष लाभ, क्योंकि जिसको एक लगी है उसको दूसरी लगनी है। अभी 2 महीने पे लग रही है, फिर 3 महीने पे, तो 1 ही महीने का डेफर हुआ, तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला। वैक्सीन वाली चुनौती जब भारत के सामने है, तब अभी भी कोरोना की दूसरी लहर मौजूद है। विशेषज्ञों के मुताबिक बिना वैक्सीनेशन हालात नहीं सुधरने वाले। भारत के सामने विकट स्थिति है। वैक्सीन है नहीं, लेकिन लगनी जरूरी है। अमेरिका तो मास्क से मुक्ति का ऐलान कर रहा है, लेकिन भारत में मास्क जरूरी ही नहीं, मजबूरी भी है। दिल्ली से मिलन शर्मा, ऐश्वर्या पालीवाल और स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष और भीषण हो गया है। दोनों ओर से भारी बमबारी की जा रही है। हमास की ओर से इजरायली शहरों पर रॉकेट से हमले हुए, जबकि इजरायल ने गाजा पर जबरदस्त बम गिराए हैं। इजरायल की बमबारी से फिलिस्तीन के लोग गाजा पट्टी के उत्तरी इलाके से भागने को मजबूर हुए। इस बीच दोनों पक्षों के बीच लड़ाई को रोकने की कोशिशें जारी हैं। अब तक 119 फिलिस्तीनियों और 8 इजरायलियों की मौत हो चुकी है। सऊदी अरब। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक।